हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों जो गुलाम वंश था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या है, इसका संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है, किस तरीके से ये चला, किसने इसकी स्थापना की है और ये जो है वो किस समय से किस समय तक चला, इन पर दोस्तों हम बात करेंगे। सिकंदर ए द्वितीय किसको कहा जाता है, सिकंदर ए सानी किसको कहा जाता है, इस पर दोस्तों हम बात करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर हमें टॉपिक देखना है तो कौन सा पढ़ना है दोस्तों, आज खिलजी वंश को हमें डिस्कस करना है। इससे पहले अगर हम देखें दोस्तों तो आपको इससे पहले का वंश जानना पड़ेगा, इससे पहले क्या स्थिति थी। थोड़ा हम दोस्तों फीडबैक में चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें खिलजी वंश से जो पहला वंश था वो क्या था दोस्तों, गुलाम वंश। इसी को कहा गया दोस्तों दास वंश, इसी को कहा गया दोस्तों ममलूक वंश। क्या कहा गया दोस्तों, ममलूक वंश। और ये सब लोग क्या थे दोस्तों, तुर्क थे, यानी कि तुर्कों का वंश भी इसको कहा गया। अब देखो दोस्तों, अगर किसी को ममलूक वंश कहा गया, तुर्क कहा गया, दास कहा गया, गुलाम कहा गया, तो कोई तो इसका दोस्तों रीजन होगा। अगर किसी का नाम दोस्तों कलुआ पड़ा, किसी का नाम भूरी पड़ा, तो यूं ही तो नहीं पड़ा होगा, कोई ना कोई तो उसका कारण होगा। कलुआ काला होगा इसलिए उसको कलुआ कह दिया, भूरी गोरी होगी इसलिए उसको दोस्तों क्या कह दिया, भूरी कह दिया। दोस्तों ये जो पहले का वंश है इसमें हम देखें गुलाम, स्लेब जिसको हम कहते हैं, दास जिसको हम कहते हैं, इसको दोस्तों ममलूक शब्द ये है, ये शब्द किसने दिया, इतिहासकार हुए हैं हबीबुल्लाह। कौन दोस्तों, हबीबुल्लाह। और हबीबुल्लाह ने क्या कहा है, हबीबुल्लाह ने ममलूक कहा है। अब देखो दोस्तों, दास आप जानते हैं, गुलाम भी दास होते हैं, ममलूक भी दास को कहा है। फिर इनमें दोस्तों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है और डिफरेंस ये है दोस्तों कि गुलाम जो हैं वो ऐसे दास होते हैं जो प्रॉपर दास होते हैं, जिनको दोस्तों शादी करने का अधिकार नहीं होता, जिनको बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं होता। ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई संतान। ये लोग शादी भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। और दोस्तों अगर भारत में ये हों तो ऐसा कैसा हो सकता है कि बच्चे पैदा ना करें। हम दोस्तों दूसरे नंबर से पहले नंबर पे पहुंचने वाले हैं, यूं ही पहुंचने वाले नहीं हैं दोस्तों, कुछ तो इसका रीजन रहा होगा। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो मैंने आपको बताया था क्यूमर्स था। कौन था दोस्तों, क्यूमर्स था। और इससे पहले दोस्तों कौन था, कैकुबाद था। कौन था दोस्तों, कैकुबाद। ये दोनों दोस्तों कौन हैं, बलबन के पोते हैं, बोले तो बलबन के नाती हैं। बलबन की जैसे ही मृत्यु होगी शासक कैकुबाद बनेगा। इसे दोस्तों 1-1.5 साल बाद लकवा मार जाएगा। उसके बाद इसका जो पुत्र है, जो दूसरा लड़का है क्यूमर्स, इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसे दोस्तों शासक बनाया गया। होगा ये दोस्तों कि यहाँ अगर मैं जलालुद्दीन की बात करूं तो जलालुद्दीन बलबन के समय में एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है और अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर दोस्तों सैनिक का सर्वोच्च पद धारण करता है। यहाँ तक कि दोस्तों जब ये बलबन खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें जलालुद्दीन की, तो जलालुद्दीन ने दोस्तों मंगोलों के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया है और इसने दोस्तों 22 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और 22 की 22 दोस्तों जीती हैं। दोस्तों ये जबरदस्त योद्धा है, अगर सैनिक के रूप में देखें तो ये विख्यात है। और जैसे ही दोस्तों ये शासक के रूप में इसका नाम आएगा ये फ्लॉप हो जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। कारण आप सुनिए, इसके 2-3 कारण हैं, वो कारण भी दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों जलालुद्दीन ने 22 लड़ाइयाँ मंगोलों से लड़ी और 22 की 22 जीती। जब ये जीतता है तो दोस्तों ये सर्वोच्च सेना का, जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, उसका पद ये धारण करता है और इसे कई उपाधियां मिलती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, ये कैकुबाद है, कैकुबाद ने इस जलालुद्दीन के लिए शाइस्ता खां की उपाधि दी। कौन सी दोस्तों, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां की उपाधि दी। इसके बाद देखें दोस्तों इसको एक सर ए जहांदार,
सर ए जहांदार, यानी कि जहांदार का सर, फक्र, सर ए जहांदार, ये उपाधि दी। इसके बाद दोस्तों इसे सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया और इसे एक पद दिया गया दोस्तों, आरिज ए मुमलिकात। क्या दोस्तों? आरिज ए मुमलिकात, ये पद दिया गया। और ये जो पद है दोस्तों, ये जो सर्वोच्च पद है सेना का, उस पद का नाम है आरिज ए मुमलिकात। यानी इस पद पर अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर दोस्तों ये पहुंचता है। अब क्या ट्रेजरी होती है इसकी दोस्तों बात करते हैं। जैसे ही दोस्तों ये इसे लकवा मार गया, इसकी बात करें, ये अभी बच्चा है, यहाँ पे पूरा का पूरा काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? जलालुद्दीन। यानी कि इन बच्चों की भी रक्षा कर रहा है, पूरा जो शासन चलाने का काम है वो जिम्मेदारी भी जलालुद्दीन की है। और दोस्तों करता धरता पूरी तरीके से यहाँ पे कौन है? जलालुद्दीन है। अब जलालुद्दीन के जो समर्थक हैं, साथ वाले हैं, इसके जो सेनापति हैं, इसके जो मंत्री हैं, वो इससे एक बात कह रहे हैं कि देख, पूरा शासन देखना, पूरे शासन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है और ये जो बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है, शासन चलाना तुझे ही है। तो इन बच्चों को यहाँ बीच में से हटा और इनके स्थान पर खुद शासक बन, खुद सुल्तान बन, तब ये जो राज्य है, ये जो शासन है वो और अच्छा चलेगा। होगा भी यही दोस्तों कि ये जो जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन ने कैकुबाद की हत्या की और किसकी हत्या कर दी दोस्तों? क्यूमर्स की हत्या कर दी। जैसे ही दोस्तों इसकी हत्या की, हत्या करने के बाद ये जो कैकुबाद के द्वारा एक महल का निर्माण करवाया गया है, क्या है नाम उसका? किलोखरी। क्या नाम है? किलोखरी। इसे दोस्तों किलागढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? किलागढ़ी। किलागढ़ी बोले, किलोखरी बोले। ये जो जगह है ये कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। और यहाँ पर दोस्तों ये जलालुद्दीन है, जेके लिख दिया है। जेके का मतलब दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। क्या जेके का मतलब? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन यहाँ दोस्तों क्या करता है? अपना राज्याभिषेक करवाता है। क्या करता है दोस्तों? अपना राज्याभिषेक। अगर पूछा जाए राज्याभिषेक कहाँ करवाया, तो कहाँ करवाया था दोस्तों? किलखोरी में या किलागढ़ी में। इसका जो निर्माण है वो निर्माण दोस्तों किसने किया? तो अभी मैंने बताया था कैकुबाद ने। किसने किया है दोस्तों? कैकुबाद ने निर्माण किया। कैकुबाद की और क्यूमर्स की हत्या कर दी और हत्या करके क्या बन गया दोस्तों? ये शासक बन गया। होगा क्या दोस्तों? ये जो जलालुद्दीन है, जेके का मतलब जलालुद्दीन, इसकी दोस्तों 70 वर्ष उम्र है और 70 वर्ष की उम्र में ये दोस्तों गलती पे गलती करता है और ये वो गलतियां करता है जो इसको नहीं करनी चाहिए। ये जो गलतियां करेगा दोस्तों, ये बचपन वाली गलतियां नहीं हैं, ये वो गलतियां नहीं हैं कि आओ मिलो डॉक्टर खुराना से, ये वो गलतियां नहीं कर रहा है, ये दूसरे वाली गलतियां कर रहा है। एज कितनी है भाई साहब की? 70 साल। आइए दोस्तों देखते हैं क्या गलतियां कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। फैक्ट इसके कवर करने हैं आपको, थ्योरी भी, कहानी भी पढ़नी है। कहानी से दोस्तों कॉन्सेप्ट बनता है और कॉन्सेप्ट से दोस्तों फैक्ट बनता है। आपको वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे के सीधे फैक्ट से आएंगे। अगर अपर लेवल में देखें तो कॉन्सेप्ट से भी आते हैं। दोस्तों कहानी को आप अच्छे से सुने और कहानी आप अच्छे से सुने, उसको दिमाग में बिठाएं। कहानी से दोस्तों क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट बनेगा और कॉन्सेप्ट से दोस्तों फैक्ट बनेगा। कहानी अभी हम शुरू करते हैं दोस्तों, तब तक थोड़ा फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1290 में। कब तक चला है? 1320 तक। संस्थापक अगर पूछा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। जलालुद्दीन के बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम फिरोज खिलजी है और ये राज्य अभिषेक जो करवाता है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से करवाता है। किसके नाम से दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से राज्य अभिषेक करवाता है किलखोड़ी या किलागढ़ी में। ये कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कैकुबाद ने। जलालुद्दीन इसकी हत्या करता है, क्यूमर्स और कैकुबाद की, और इसे जो पद दिया गया, सेना का सर्वोच्च पद है आरजे ममालिक, इस पद पर बिठाया गया। 22 लड़ाइयां जीतने के कारण इसे दोस्तों शाइस्ता खां की उपाधि क्यूमर्स ने दी और दोस्तों सर ए जहांदार की भी उपाधि दी। जहांदार का फक्र है, जहांदार का सर है।
ये उपाधियां दोस्तों इसको मिल चुकी हैं। इसके बाद आगे की कहानी अभी देखते हैं। कुछ फैक्ट और देखिए दोस्तों। जलालुद्दीन की बात करें तो जलालुद्दीन ये किस वंश का है दोस्तों? खिलजी वंश का। किस वंश का दोस्तों? खिलजी वंश का। अगर वंश पूछा जाए तो कौन सा होगा? खिलजी वंश। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, यानी कि जितने भी दिल्ली सल्तनत पे जो वंश चले हैं उनमें सबसे छोटा वंश पूछा जाए जो सबसे कम समय तक चला है तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर आप ध्यान रखना, खिलजी वंश जो सबसे कम समय तक चला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लो, इन्हें आप देखिए। आगे मैं आपको कहानी दोस्तों अभी करा रहा हूँ। चलो आगे क्या होता है दोस्तों। जैसे ही ये शासक बनता है, शासक ये बना तो ये बहुत उदार शासक है, और इतना उदार शासक है कि दोस्तों ये जो लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयाँ अगर हम लड़ते हैं, अगर हम राज्य का विस्तार करते हैं तो दोस्तों ये राज्य है, ये राज्य क्या बलि मांगता है, रक्त की बलि मांगता है। लेकिन दोस्तों ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम अपने ही मुसलमानों का खून बहता हुआ नहीं देख सकते। अर्थात इन्होंने रणथंभौर पर जो अटैक किया, वहां पे 2-3 बार इन्होंने अटैक किया है और हर बार इन्हें जबरदस्त टक्कर मिली है। और जैसे ही इनके जो सैनिक हैं वो मरते हैं तो ये घबरा जाते हैं और ये लौट कर चले आते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उच्च पद पर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों बलिदान तो आपको देना पड़ेगा, चाहे अपनी मेहनत का बलिदान हो, चाहे अपने टाइम का समय का बलिदान हो, कुछ तो आपको खर्च करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों हर चीज से बचते हैं। ये यहाँ पे क्या हुआ कि इससे पहले जो शासक हुआ करते थे गुलाम वंश के, वो सारे के सारे क्या थे दोस्तों? इलवरी तुर्क थे। जो इल्तुतमिश था वो दोस्तों शमसी वंश का था। बाकी और हम देखें तो सब ये क्या हैं? तुर्क हैं। अब दोस्तों यहाँ तुर्कों की अगर हम बात करें तो ये तुर्क जो थे ये उच्च जाति के थे, अमीर लोग हुआ करते थे। और बलवन का जो शासन था उसमें उच्च पदों पर केवल उच्च लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को दोस्तों बिठाया जाता था। यानी कि निम्न पद पे जो है वो निम्न जाति के लोग हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनेगा, इसने क्या किया कि इसने उच्च पदों पर जो योग्य व्यक्ति है, जो अनुभवी व्यक्ति है, जो प्रतिभावान व्यक्ति है, उसको इसने उच्च पदों पर बिठाया। कारण क्या है दोस्तों? फिर से आप सुनिए, ये गलतियां क्या कर रहा है? गलतियां ये कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये किसकी हत्या करके बना है? शमसुद्दीन क्यूमर्स और कैकुबाद की। ये हत्या इसने क्यों की है? ये हत्या इसलिए की है कि इसके जो साथ वाले थे, इसके जो परिवार वाले थे, इसके जो सैनिक थे, उन्होंने इसको प्रेरित किया। अर्थात कहना चाहिए जिन लोगों ने इसे शासक बनवाया उन्हीं लोगों को दोस्तों ये उच्च पदों पर नहीं बिठा लेगा। ये यहाँ पे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट देख रहा है कि योग्य कौन है, ये नहीं देख रहा है कि मुझे शासक यहाँ पे किसने बनवाया है। होगा ये दोस्तों कि उच्च पदों पर ये जो बलवंत था इससे पहले वाला शासक, उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर देगा। और दोस्तों बलवंत का जो दामाद है मलिक छज्जू, उसे दोस्तों जो कड़ा मानिकपुर है उसका ये सूबेदार नियुक्त कर देगा। होगा ये दोस्तों जिन लोगों के बल पे ये शासक बना, जिन लोगों ने इसे सत्ता दिलाई, उन्हें ये भूल जाएगा और उन्हें कोई उच्च पद नहीं देगा। आप मान लो दोस्तों कोई सांसद हैं, कोई विधायक हैं, उनको बनवाने के लिए किसी व्यक्ति ने फंडिंग की, पैसा दिया, साथ घूमा, पूरा सहयोग किया। वो इसलिए किया दोस्तों कि आगे जाके जब ये विधायक जी बने, आगे जाके जब ये सांसद जी बने, तो उन्हें सड़क के ठेके मिलें, उन्हें दारू के ठेके मिलें, उन्हें बिल्डिंग के ठेके मिलें और उन्हें अन्य लाभ हो। इसलिए दोस्तों आदमी साथ लगता है। और वही कारण है दोस्तों कि इसे जिन लोगों ने शासक बनवाया उनको ये भूल गया और बलवंत के रिश्तेदारों को दोस्तों इसने उच्च पदों पर पहुंचा दिया। एक तो ये गलती होगी इसकी। दूसरी गलती इसकी ये है दोस्तों कि ये बहुत ही उदार शासक है, उदार शासक है और करुणामय शासक है। यानी कि ये लड़ाई वगैरह होती है, निरंकुश भी शासक कहते हैं इसको, उदार भी कहते हैं। और ये दोस्तों ये कहता है कि मैं अपने ही भाइयों का, मुसलमानों का खून बहता हुआ नहीं देख सकता।
तीसरी इसकी कंडीशन क्या है दोस्तों, ये एक प्रोटोकॉल में नहीं रहता, यानी कि राजा है उसको राजा की तरह रहना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों प्रोटोकॉल में नहीं रहेगा, ये भी एक इसकी कमजोरी होगी। तो इतिहास हमें जो सिखाता है दोस्तों, वो बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या कारण रहा कि कोई शासक सफल हुआ, क्या कारण रहा कोई का शासक असफल हो गया, क्योंकि दोस्तों इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो लोग सफल होते हैं, जो लोग जिंदगी में दोस्तों कुछ करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, ये उदार शासक है, करुणामयी शासक है, लेकिन दोस्तों इसने एक काम जो किया, ये बड़ा निर्दयी काम था। इसने ईरान के एक सूफी संत हुआ करते थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्य जो थे जिनका नाम था सीदी मौला, सीदी मौला को इन्होंने दोस्तों हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। क्या किया, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट है, दीवान ए बकूफ, ये एक व्यय विभाग था जिसकी स्थापना किसने की, जलालुद्दीन ने की। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर पहली बार ये जो शासक बना, ये गैर तुर्क था, निम्न जाति का था, और इसने दोस्तों योग्यता और प्रतिभा के आधार पर शासन चलाने की कोशिश की, और शासन दोस्तों चलाया भी था। लेकिन दोस्तों जो खिलजी वंश है, इसको इतिहासकार हुए हैं हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह ने इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो खिलजी वंश है इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा किसने दी, अगर खिलजी क्रांति की संज्ञा दोस्तों पूछी जाए, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खिलजी क्रांति की जो संज्ञा दी है वो खिलजी क्रांति की संज्ञा, ध्यान रखना दोस्तों, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, कौन है, इतिहासकार हबीबुल्लाह। क्या नाम है दोस्तों, हबीबुल्लाह। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि खिलजी वंश को खिलजी क्रांति की संज्ञा किसने दी है, तो इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसको कौन सी संज्ञा दी है, तो बता देंगे दोस्तों आपको, खिलजी क्रांति। क्रांति का मतलब होता है दोस्तों अमूलचूल परिवर्तन, बड़े पैमाने पर परिवर्तन। परिवर्तन क्या दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था, पीछे जो परिवर्तन हुआ कि उच्च जाति के लोग, उच्च अमीर लोग जो थे वो ऊंचे पदों पर थे, रिश्तेदार ऊंचे पदों पर थे, और इसने दोस्तों योग्यता और प्रतिभा के आधार पर लोगों को उच्च पदों पर पहुंचाया। कहने का मतलब जिन लोगों ने इसे शासक बनवाया उन लोगों को इसने उच्च पद पर दोस्तों नहीं पहुंचाया था। इसके आगे की कहानी दोस्तों देखते हैं, आगे की कहानी सुनिए आप। अभी फैक्ट कवर करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे फैक्ट दोस्तों क्लास में ही याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आगे दोस्तों क्या हुआ, शासक तो ये बन गया, और शासक बनने के बाद दोस्तों जो दक्षिण भारत पर इसने अभियान चलाए, अभियान इसने दो जगह चलाए हैं। एक अभियान आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ चलाया, रणथंभौर पर। यानी कि इसके जो अभियानों की बात करें तो मुख्य रूप से दो अभियान आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। एक अभियान ध्यान रखना है रणथंभौर का, कहाँ का दोस्तों, रणथंभौर। अगर हम रणथंभौर की बात करें तो यहाँ का जो शासक है क्या नाम है, हमीर देव चौहान। क्या नाम है दोस्तों, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान है, ये बहुत जबरदस्त, बोलें तो बहुत अच्छा लड़ाका है, बहुत अच्छा शासक है, टक्कर देने वाला शासक है। ये रणथंभौर पर इसने अटैक किया दोस्तों, और रणथंभौर पर इसने 5-6 बार अटैक किया है, और हर बार क्या हुआ, ये पराजित हुआ। यानी कि इसकी सेना मारी जाती थी, पिट के आ रही थी, और इसने जो रणथंभौर से ये कहकर सेना हटा ली कि मैं अपने भाइयों का खून खून होता हुआ, कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता, और यहाँ से दोस्तों चला आया। इसके बाद देखें दोस्तों, दक्षिण भारत पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों छाप लेना। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो आंसर क्या होता है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी। फिर से सुनिए, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या बोलें तो जलालुद्दीन खिलजी। दोबारा फिर सुनिए दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण भारत पर जो अभियान लेके गया है दोस्तों, वो कौन गया है, अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दक्षिण भारत पर अटैक किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके शासनकाल में किया है, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इधर क्या हुआ दोस्तों, मैं अलाउद्दीन की बात कर रहा हूँ,
अलाउद्दीन ये कौन है, इस पे थोड़ा हम देखते हैं। फिर से आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम शासन किसके शासनकाल में अभियान चलाया गया? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? जलालुद्दीन। क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी। अभियान लेके कौन जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में जाता है। दक्षिण भारत में कौन सी रियासत पे जाता है दोस्तों? तो देवगिरी पर यह अभियान चलाया जाता है। और देवगिरी का शासक दोस्तों कौन है? रामचंद्र देव। कौन है दोस्तों? रामचंद्र देव। इसके आगे की कहानी सुनिए दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, आगे की कहानी देखें, सुनिए। यहाँ पे क्या हुआ कि दक्षिण भारत पर अभियान लेके कौन गया? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर सबसे पहले किसने अटैक किया? अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में अटैक किया गया? तो आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों ये जो अलाउद्दीन है ये कौन है? इसका परिचय आप थोड़ा सुन लीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन का भतीजा है और जलालुद्दीन का कौन है? दामाद है। यानी कि जो जलालुद्दीन है उसका भतीजा ये इसकी सेना में भर्ती होता है, और भतीजा है तो घर से, परिवार से इसके अच्छे संबंध होंगे। और अच्छे संबंध क्या हुए दोस्तों? जलालुद्दीन की जो लड़की थी वो लड़की दोस्तों किसने पटा ली? अलाउद्दीन खिलजी ने पटा ली। और क्या हो गया दोस्तों? निकाह कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? विवाह कर लिया। इधर क्या हुआ दोस्तों? ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये सैनिक है, और ये जो अपनी पत्नी, बोले तो प्रेमिका, बोले तो जलालुद्दीन की लड़की, उससे रोज कह रहा है, जानू बाबू अपने फादर से कहो ना कि मुझे कोई ऊंचा पद दें, मुझे कहीं का इक्तेदार बनाएं, मुझे कहीं का गवर्नर बनाएं। ये रोज रोज किससे कह रहा है? जो जलालुद्दीन की लड़की है उससे कह रहा है। जलालुद्दीन की लड़की भी अपने पिता, बोले तो जलालुद्दीन से कह रही है, पापा इनको भी कोई उच्च पद दिलवाओ ना, इनको भी कोई कहीं का सूबेदार, गवर्नर बनाओ। अब इसी समय अचानक से दोस्तों एक घटना घटती है। और घटना क्या घटेगी दोस्तों? कि कड़ा मानिकपुर में, मैंने आपको बताया था, कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर में दोस्तों यहाँ का जो सूबेदार है, गवर्नर है, वो गवर्नर कौन है दोस्तों? तो अभी मैंने आपको बताया था, बलबन का दामाद कौन है? मलिक छज्जू। क्या नाम है दोस्तों? मलिक छज्जू। ये दोस्तों ये जो मलिक छज्जू है इसने यहाँ कड़ा मानिकपुर में क्या कर दिया दोस्तों? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इधर दोस्तों जो जलालुद्दीन है, बोले तो जेके, इसने दोस्तों अलाउद्दीन को भेजा। किसको भेजा? अलाउद्दीन को भेजा। और अलाउद्दीन को कहाँ भेजा दोस्तों? कड़ा मानिकपुर, इस विद्रोह को दबाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? विद्रोह को दबाने के लिए। अब देखो ये विद्रोह दबाने के लिए कहाँ पहुंच गया? कड़ा मानिकपुर। और इसने दोस्तों इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। यानी सफलतापूर्वक इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। जैसे ही इसने सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया, और दोस्तों ये मलिक छज्जू हैं, इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो उधर दोस्तों ये जलालुद्दीन है, इसने इन्हें क्या बना दिया? जो कड़ा मानिकपुर है यहाँ का गवर्नर बना दिया। कड़ा मानिकपुर का क्या बना दिया दोस्तों? कड़ा मानिकपुर, मानिकपुर का क्या बना दिया दोस्तों? गवर्नर बना दिया। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और बनता है कि शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का गवर्नर था? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कड़ा मानिकपुर का। कहाँ का दोस्तों? कड़ा मानिकपुर का। एक यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो जलालुद्दीन है इसने 22 लड़ाइयाँ जो मंगोलों से लड़ी हैं, उसमें क्या है दोस्तों? एक मंगोल है जो चंगेज खां के वंश का ही है, जिसका नाम है दोस्तों उलूग खां। उसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो जलालुद्दीन, बोले तो जेके, यहाँ पे एक मंगोल आक्रमणकारी है, मंगोल है, इसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? उलूग खां। क्या है दोस्तों? उलूग खां। ये जो उलूग खां है ये मंगोल है, और मंगोलों ने दोस्तों यहाँ पे 22 लड़ाइयाँ मंगोलों से किसने लड़ी हैं? जलालुद्दीन खिलजी ने लड़ी हैं। और ये दोस्तों जीता भी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि इसने अपनी पुत्री का निकाह कर दिया। यानी कि पुत्री का निकाह किसके साथ कर दिया दोस्तों? उल्लूग खां के साथ। और ये कौन है? मंगोल। मंगोल दोस्तों किस धर्म के होते हैं? तो मंगोलों के अगर हम धर्म की बात करें तो ये बुद्ध लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं। क्या है दोस्तों? बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले। किस धर्म के लोग हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म के। क्लियर हुआ? यानी कि
क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर से आपको सुनिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बना है। यानी कि जलालुद्दीन ने 22 लड़ाइयाँ मंगोलों से लड़ी हैं, और यहाँ पे ये जो उल्लूग खां है ये कौन है दोस्तों, मंगोल है। और मंगोल उल्लूग खां से जलालुद्दीन खिलजी बोले तो जेके, इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे इसने 2000 मंगोलों का धर्म परिवर्तन करवाया। मंगोलों का क्या किया दोस्तों, धर्म परिवर्तन करवाया। अगर दोस्तों धर्म परिवर्तन करवाया इतने बड़े पैमाने पर, तो ये जो लोग हैं इनके लिए दोस्तों एक नगर बसाया गया। और नगर कौन सा था दोस्तों, मंगोलपुरी। यानी कि मंगोलपुरी में ये जितने भी मंगोल थे उनका निकाह करके कहाँ बसा दिए दोस्तों, मंगोलपुरी में या मंगोलपुर में। और ये कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। दिल्ली में है मंगोलपुरी, और मंगोलपुरी में एक नगर बसा दिया जो मंगोल हैं उनके लिए। और यहाँ पे दोस्तों कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, 2000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। और ये मंगोलपुरी में रहने वाले ये जो मंगोल थे ये नवीन मुसलमान कहलाए। क्या दोस्तों, नवीन मुसलमान। फिर से सुनिए दोस्तों, अलाउद्दीन ने अपनी पुत्री का जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, उल्लू खां से किया। और इसने दोस्तों 2000 मंगोलों का धर्म परिवर्तन करवाया। और दिल्ली में जिस जगह इनको बसाया 2000 लोगों को, वो क्षेत्र क्या कहलाया, मंगोलपुरी कहलाया। और मंगोलपुरी में ये 2000 लोग बसाए हैं, ये दोस्तों नवीन मुसलमान कहलाए। यानी कि इससे निकाह किया और इसका धर्म बदलवा दिया, और क्या बना दिया, इसको मुस्लिम बना दिया। तो ये उल्लूग खां और बाकी जितने मंगोल हैं ये सब क्या कहलाए दोस्तों, नवीन मुसलमान कहलाए। इतना क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों बनता है, अगर मैं जेके की बात करूं, बोले तो जलालुद्दीन खिलजी ये शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। तो आंसर क्या देंगे दोस्तों, सवाना का। कहाँ का, सवाना का गवर्नर था। सवाना का गवर्नर भी इसको किसने बनाया, बताइए दोस्तों, गवर्नर किसने बनाया था। तो वही कैकुबाद, जिसने इसको शाइस्ता खां की सर ए जहांदार की और आरजे मुमलिकात जो पद दिया है उसी ने दोस्तों इसको सवाना का गवर्नर बनाया। तो शासक बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर है, सवाना का गवर्नर है। आगे कहानी क्या है, आगे दोस्तों कहानी जानते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ फैक्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने अभी आपको समझाया वही है। इसके समय में उल्लूग खां जो मंगोल था इसको बौद्ध धर्म इसने अपनाया। ये मंगोल कौन धर्म के होते थे, बौद्ध धर्म के होते थे। और इन्होंने जो नगर बसाया वो कौन सा था, मंगोलपुरी। और ये कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। ये लोग क्या कहलाए, नवीन मुसलमान कहलाए। और यहाँ पर 2000 मंगोलों ने कौन सा धर्म स्वीकार किया है, इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। जलालुद्दीन की पुत्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक पुत्री से विवाह उल्लूग खां का कर दिया, और एक पुत्री किसने फंसा ली दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने फंसा ली। आगे स्थिति क्या है दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, मलिक छज्जू हुआ क्या, जैसे ही मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, उस विद्रोह को दबाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कौन गया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक जो मलिक छज्जू है उसके विद्रोह का दमन कर दिया। और इधर दोस्तों जलालुद्दीन ने खुश होकर अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का दोस्तों सूबेदार बना दिया, गवर्नर बना दिया। कहाँ का दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए कि शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का। फिर से आप सुनिए, शासक बनने से पहले जलालुद्दीन कहाँ का सूबेदार था, सवाना का गवर्नर था, सवाना का सूबेदार था। इतना दोस्तों क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आगे स्थिति यह है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, इसकी भी इच्छा है कि भविष्य में मैं भी दिल्ली का सुल्तान बनूं, दिल्ली का राजा बनूं। लेकिन दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अब दोस्तों इसे शासक बनना है। इसका एक दोस्त है जिस दोस्त का नाम है अलाउल मुल्क। ये जो अलाउल मुल्क है दोस्तों, इसने अपने दोस्त से कहा, ये शाम को दोस्तों पी रहे होते हैं, दारू चल रही होती है, पार्टी चल रही होती है। और इस पार्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दोस्त जलालुद्दीन से कहा कि दोस्त एक बात बता कि मुझे दिल्ली का सुल्तान बनना है,
मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अलाउल मुल्क ने कहा कि दोस्त अगर तुझे दिल्ली का सुल्तान बनना है तो तुझे पैसा चाहिए होगा, पैसा अगर है तो तू दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि माता पिता जो हैं उनका चयन हम खुद नहीं करते हैं। माता पिता जिसको जैसे मिले वो दोस्तों उसके भाग्य पर डिपेंड है, लेकिन दोस्त किसके कैसे हैं ये उस व्यक्ति की प्रकृति पर डिपेंड है, क्योंकि दोस्त बनाना हमारे हाथ का काम है और माता पिता कौन होंगे ये हमारे बस में दोस्तों नहीं होता। कुछ लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं कि चल गुटखा खा ले, बीड़ी पी ले, या फिर और बातें जो दिमाग में होती हैं, चल वहाँ चलना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे हैं तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्त बनाना ये आपका काम है। अब यहाँ पे इसे जो दोस्त मिला ये बहुत अच्छा दोस्त है और इसी की मदद से दोस्तों ये दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये दोनों दोस्त पीते होते हैं, बैठे होते हैं, तो अलाउद्दीन ने कहा कि दोस्त एक बात बता कि दिल्ली की गद्दी तक कैसे पहुंचा जाए। तो अलाउल मुल्क ने कहा कि यार इसके लिए पैसा चाहिए। तो अलाउद्दीन बोला, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, अगर पैसा ही चाहिए तो बता पैसा कहाँ से आएगा। तो अलाउल मुल्क ने कहा कि बराबर में देवगिरी है और इससे ज़्यादा पैसा किसी पर है भी नहीं, चल इस पे अटैक करते हैं। दोनों दोस्तों देवगिरी पर अटैक करेंगे। देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी को दोस्तों लूटा। अपार धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी लूट कर लाता है। जैसे ही दोस्तों ये खबर जो जलालुद्दीन खिलजी है उसको पहुंचेगी, और वो कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। यानी अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को नहीं बताया कि मैं जो आक्रमण करने जा रहा हूँ, देवगिरी पर लूटने जा रहा हूँ, ये नहीं बताता है, वो पैसे की व्यवस्था खुद करता है। अब इधर क्या होगा, जैसे ही दोस्तों जलालुद्दीन को ये बात पता लगेगी, जलालुद्दीन बहुत नाराज होगा। उसने कहा कि ये गुस्ताखी इसने कैसे की, यहाँ का सुल्तान मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ, मुझसे पूछना चाहिए इसे, ये मेरा भतीजा है, पत्ती अच्छी बात है, लेकिन मुझसे इसे पूछना तो चाहिए, इसने जो गुस्ताखी की है इसे मेरे दरबार में पेश किया जाए। ये जब जलालुद्दीन ने कहा दोस्तों, तो यहाँ पे इसका एक भाई है अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी ने फील्डिंग पहले से सेट कर रखी है, और उसका भाई दोस्तों जलालुद्दीन के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि हुजूर, ये जो गुस्ताखी की है अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये दिल्ली नहीं आ पाएगा, दिल्ली नहीं आएगा, आपसे बहुत डरा हुआ है, आपसे बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया है, गुस्ताखी की है, आपसे बिना पूछे देवगिरी पर अटैक किया है। अब दोस्तों जब जलालुद्दीन से ये बात कही गई तो जलालुद्दीन बोला, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, हमारा भतीजा है, हमारा दामाद है, अच्छी बात है, लूटा तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आता तो हम वहाँ चलते हैं। अब देखो ये इसकी दूसरी कमी है, यानी कि एक सेनापति, एक आम व्यक्ति कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नहीं आ सकता, आप वहाँ स्वयं चले जाइए, और ये वहाँ पे खुद जाने को तैयार हो जाएगा। ये स्थिति ऐसी है, अगर दोस्तों मुख्यमंत्री जी डीएम को फ़ोन करें कि तुम्हें लखनऊ आना है, और जो डीएम है वो ये कहे मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं आ सकता, तो क्या मुख्यमंत्री उसके पास आएंगे? ये फिर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, और एक राजा है, राजा को राजा की तरह रहना चाहिए, लेकिन ये इस प्रोटोकॉल को तोड़ेगा और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कहाँ जाएगा दोस्तों, कड़ा मानिकपुर जाएगा। जैसे ही दोस्तों ये कड़ा मानिकपुर पहुंचा, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के एक ओर जो जलालुद्दीन खिलजी और इसकी सेना है, दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन की सेना है। हुआ ये कि जैसे ये गंगा नदी के तट पर पहुंचेगा, वही व्यक्ति जिसने कहा था अलाउद्दीन नहीं आ सकता, वो आपसे बहुत घबराया हुआ है, वही व्यक्ति फिर से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि देखिए देखिए साहब, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ऐसा करिए कि आप सेना को यहीं रोकिए और आप अकेले उससे मिलने जाइए, तब आपको मिल सकता है, नहीं वो आपके सामने पड़ने वाला नहीं है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है
कि मैं अकेला उससे मिलने जाता हूँ, और जलालुद्दीन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप लोग यहीं रुको, मैं अभी अलाउद्दीन खिलजी से मिल के आता हूँ। जैसे ही दोस्तों ये गंगा नदी पार करेगा, और गंगा नदी पार करने के बाद जब अलाउद्दीन के पास पहुंचेगा, अलाउद्दीन से जब मिलेगा ये, जब इसकी कौरिया भरेगा, तो अलाउद्दीन के इशारों पर दो लोग दोस्तों, ये जो जलालुद्दीन है इसकी गर्दन उड़ा देंगे और यहीं पे क्या कर देंगे दोस्तों, मार देंगे। अब स्थिति क्या होगी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी उसी के भतीजे ने, उसी के दामाद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी की आप सोच देखिए, विचार देखिए, उसने क्या किया, एक रथ लिया और रथ के आगे दोस्तों एक लंबा सा बल्ली, बोले तो बांस, और बांस पे जलालुद्दीन का सिर लटका लिया और कहा कि जो भी मेरे विरोध में आएगा उसका यही हश्र होगा जो जलालुद्दीन का हुआ है। तुम तो आम जनता हो, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, और कि अगर मेरे खिलाफ जो बोला उसका यही हश्र मैं करूंगा। ये कहता हुआ और देवगिरी से जो अपार संपत्ति लूटी है वो दोस्तों ये बखेरता हुआ दिल्ली तक आता है, और दिल्ली जब पहुंचता है तो दिल्ली जाके ये देखता है कि जलालुद्दीन की जो पत्नी है, जलालुद्दीन को की पत्नी को पता लगा, जिसका नाम मल्लिका ए जहां है। मल्लिका ए जहां ने जब ये सुना कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उसकी हत्या कर दी है, तो उसने दोस्तों अपने छोटे से पुत्र जिसका नाम कद्र खां है, कद्र खां को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और जैसे ही देवगिरी से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचेगा तो कद्र खां की वहां जाके हत्या कर देगा और स्वयं को दोस्तों दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देगा। स्वयं को जो दिल्ली का सुल्तान इसने घोषित किया, तो यहाँ ये राज्य अभिषेक जो करवाता है, इसका जो वास्तविक नाम है अलाउद्दीन खिलजी का, वो अली गुरसास्प है, और बलवन के लाल महल में दोस्तों ये क्या करवाता है, राज्य अभिषेक करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों कल डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जो बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बता चुका, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी समय। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।